ऑडियो 2। क्या दिया है प्रगति ने मानव को। विज्ञान दर्शन ने भौतिक प्रगति के नाम पर पर्यावरण में जो विकृति उत्पन्न कर दी है, उससे मानव जाति को अनेकानेक प्राकृतिक विक्षोभों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण ने जीवन के आधारभूत तत्वों जल, वायु तथा अन्न को जहर से भर दिया है। कोलाहल, प्रदूषण, गंदगी, बीमारी आदि की विपत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य दिनों दिन जीवनी शक्ति खोता चला जाता है। शारीरिक और मानसिक व्याधियां उसे जर्जर किए दे रही है। दुर्बलता जन्य कुरूपता को छिपाने के लिए सजधज ही एकमात्र उपाय दिखता है। शरीर और मन की विकृतियों को छिपाने के लिए बढ़ते श्रृंगार की आंधी आदमी को विलासी, आलसी, अपव्ययी और अहंकारी बनाकर एक नए किस्म का संकट खड़ा कर रही है। चमकीले आवरणों का छद्म उखाड़कर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि इन शताब्दियों में मनुष्य ने जो पाया है उसकी तुलना में खोया कहीं अधिक है। सुविधाएं तो निस्संदेह बढ़ती जाती है, पर उसके बदले जीवनी शक्ति से लेकर शालीनता तक का क्षरण अपहरण बुरी तरह हुआ है। आदमी ऐसी स्थिति में रह रहा है जिसे उन भूत पलितों के सदृश कह सकते हैं जो मरघट जैसी नीरवता के बीच रहते और डरती डराती जिंदगी जीते हैं। समृद्धि बटोरने के लिए इन दिनों हर कोई बेचैन है, किंतु इसके लिए योग्यता, प्रामाणिकता और पुरुषार्थ परायणता संपन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। पर लोग मुफ्त में घर बैठे जल्दी जल्दी अनाप शनाप पाना चाहते हैं। उसके लिए अनाचार के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग शेष रह नहीं जाता। इन दिनों प्रगति के नाम पर संपन्न बनने की ललक ही आकाश चूमने लगी है। उसी का परिणाम है कि तृष्णा भी आकाश छूने लगी है। लोगों में अपव्यय और दुर्व्यसन अपनाने की लगन रहती है। इस मानसिकता की परिणति एक ही होती है। मनुष्य अनेकानेक दुर्गुणों से ग्रस्त होता जाता है। पारस्परिक विश्वास और स्नेह सद्भाव खो बैठने पर व्यक्ति हंसती हंसाती सद्भाव और सहयोग की जिंदगी जी सकेगा, इसमें संदेह ही बना रहेगा। ऐसा लगता है अस्तव्यस्तता और अनगढ़ता से उभर कर कहीं प्रगतिशील उपलब्धियों पर कब्जा तो नहीं कर लिया, अथवा अभिनव उपलब्धियों के नाम पर उभरे हुए अति उत्साह ने अहंकार बनकर पर्यावरण संरक्षण जैसे शाश्वत मूल्यों का तिरस्कार कर दिया है। दोनों में से जो भी कारण हो, है वह सर्वथा चिंताजनक। कितना सुंदर भविष्य निर्धारित कर दिया है इस प्रगति ने। प्रगति के नाम पर समस्त विश्व के आधे प्रतिभाशाली लोग युद्ध उद्देश्यों के निमित्त किए जाने वाले उद्योगों में प्रकारांतर से लगे हैं। पूंजी और इमारतें भी इसी प्रयोजन के लिए घिरी हुई है। बड़ों के चिंतन और कौशल भी इसी का ताना बुनने में उलझे रहते हैं। इस समूचे तंत्र का उपयोग यदि युद्ध में ही हुआ तो समझना चाहिए कि परमाणु आयुध धरती का महाविनाश करके रख देंगे। तब यहाँ जीवन नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी। यदि युद्ध नहीं होता है तो दूसरे तरह का नया संकट खड़ा होगा कि जो उत्पादन हो चुका है उसका क्या किया जाए। जो जनशक्ति, धन शक्ति और साधन शक्ति इस प्रयोजन में लगी है, उसे उलटकर नए क्रम में लगाने की विकट समस्या को असंभव से संभव कैसे बनाया जाए। इन सब में भयंकर है मनुष्य का उल्टा चिंतन। संकीर्ण स्वार्थपरता से बेतरह भरा हुआ मानस, आलसी, विलासी और अनाचारी स्वभाव, इन सब से मिलकर वह प्रेत पिशाच स्तर का बन गया है। भले ही ऊपर से आवरण वह देवताओं का संतों जैसा ही क्यों न ओढ़े फिरता हो, स्थिति ने जन समुदाय को शारीरिक दृष्टि से रोगी, अभावग्रस्त, चिंतित, असहिष्णु एवं कातर आतुर बनाकर रख दिया है। इस सब का समापन किस प्रकार बन पड़ेगा? इन्हीं परिस्थितियों में रहते अगले दिनों क्या कुछ बन पड़ेगा? इस चिंता से हर विचारशील का किंग कर्तव्य विमूढ़ होना स्वाभाविक है। सूझ नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या घटित होकर रहेगा। इसी आधार पर दुनिया के वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हर कोई भविष्य की दुखद विनाशकारी संभावनाओं को लेकर चिंतित है। भविष्य में क्या होगा, निश्चित तौर पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। भविष्य अविज्ञात है, उसके संबंध में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। नियति का ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि अमुक घटनाक्रम अमुक प्रकार से ही घटित होगा। परिस्थितियों के अनुरूप भविष्य की कल्पनाएं अथवा संभावनाएं उल्टी भी हो सकती है। फिर भी तथ्यों के आधार पर भावी संभावनाओं का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है और वह करीब करीब सही होता है।
ग्रह गणित वाले ज्योतिषियों और अतीन्द्रिय शक्ति से भविष्य कथन करने वालों की बात छोड़ दो, तो भी तथ्यों के आधार पर भावी संभावना की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले लोगों का महत्व बना ही रहेगा, क्योंकि उस आधार पर परिवर्तन गतिविधियों के स्थापन करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अस्तु, अब भविष्य कथन प्रबुद्ध वर्ग में प्रचलित एक महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाने लगा है और उस उत्साहपूर्वक समर्थन अभिवर्धन हो रहा है। भविष्य कथन की ज्ञान शाखा का विकास अमेरिका में उच्च स्तर पर हुआ है। वहाँ की सरकार ने प्रोफेसर डेनियल वेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसमें विगत सन 2000 में विश्व का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में एक पूर्व कल्पना की है। समिति की रिपोर्ट 5 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त हर्मन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हर्मन काहन तथा उनके सहयोगी एंथोनी वीनर ने इसी विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम है द ईयर 2000, एक फ्रेमवर्क फॉर स्पेक्यूलेशन। इसमें भी 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के घटनाक्रम का सुविस्तृत एवं तथ्यपूर्ण उल्लेख है। इस प्रकार के भविष्य कथन की पुस्तकें पिछले दिनों भी छपती रही है, जिन्हें यूटोपिया कहा जाता है। ऐसी अनेक टोपियों का एक संकलन यस्टरडेज एंड टुमारोज नाम से प्रकाशित हुआ है। भूतकाल में यर्त्रा जुवेनेल, टॉमस मूर, एल्डस हक्सले, स्विफ्ट, ब्रेल्सफोर्ड आदि विद्वानों ने समस्त विश्व अथवा उसके किसी भाग का भविष्य कथन करने वाले यूटोपिया पुस्तकें प्रकाशित किए हैं। यूटोपिया अलटप्पू कल्पना उड़ानों पर आधारित नहीं होती, वरन उनके पीछे वर्तमान गतिविधियों और भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक विकास, राजसत्ताओं की उलटपुलट, जनसंख्या वृद्धि, साधन स्रोतों की सीमा, मानवीय प्रकृति में परिवर्तन, खपत और उत्पादन का संतुलन जैसे अनेक तथ्यों का सहारा लेकर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भविष्य का ऊँट किस करवट बैठने वाला है। यह सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किस तथ्य का रुझान किस ढलान की ओर लुढ़क रहा है और अगले दिनों उसमें क्या मोड़ आने वाला है, जो इस शतरंज को ठीक तरह समझ सकने की प्रखर कल्पना शक्ति संजोए हो और आवश्यक तथ्यों का सही रूप से संग्रह कर रहे हो, उनके लिए भविष्य का ऐसा निष्कर्ष निकाल सकना कुछ बहुत कठिन नहीं होता, जो प्रायः सही नहीं उतरे। संपन्न देशों के बड़े व्यापारिक फर्म अपना एक विभाग ही इस भविष्य कथन की शोध करते रहने के लिए नियुक्त रखते हैं और उस पर प्रचुर खर्च करते हैं। भविष्य शास्त्र की ज्ञान शाखा के अंतर्गत महत्वपूर्ण शोध का कार्य अमेरिका की एक संस्था पिछले दिनों कर रही थी। नाम था उसका रैंड। सेंटा मोनिका बीच के पास उसका विशाल भवन था। उसमें अनेक बुद्धिजीवी संसार की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करके भावी संभावना का आकलन करके उस दिशा में अमेरिका के विभिन्न वर्गों को उपयोगी सुझाव देने योग्य निष्कर्ष प्रस्तुत करते थे। इन्हीं शोधकर्ताओं में एक था हर्मन काहन। उसने उक्त संस्था छोड़कर ठीक उसी तरह का अपना अलग संस्थान बनाया। नाम रखा हर्मन इंस्टीट्यूट, जिसे लोग थिंक टैंक अर्थात ज्ञान सरोवर के नाम से भी पुकारते हैं। हर्मन संसार के उच्च कोटि के ज्ञानवानों में से एक गिना जाता है। हर्मन की महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन थर्मोन्यूक्लियर वॉर। इसमें अणुयुद्ध, उसकी संभावना तथा प्रतिक्रिया का पर विस्तृत प्रकाश डाला है और सुझाव दिया है कि उस विभीषिका के संदर्भ में अमेरिका को क्या करना चाहिए। इस पुस्तक ने जनता और सरकार के मस्तिष्क को बेतरह झकझोरा। पुस्तक की जहाँ उसने प्रकाशक ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वहाँ लेखक को इडियट जीनियस कहकर तिरस्कृत भी किया गया। जो हो, हर्मन अपने शोध कार्य में दत्तचित्त से लगा है। उसकी शोध संस्था में 75 व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से 35 तो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान तथा सूक्ष्म दृष्टि संपन्न हैं। 300 पाउंड भारी इस मोटू भविष्यवेत्ता की संसार भर में चलते फिरते कंप्यूटर के रूप में ख्याति है। समय समय में की गई उसकी राजनीतिक और औद्योगिक भविष्यवाणियाँ अब तक सही निकलती रही। हर्मन ने बढ़ती हुई जनसंख्या, 2 बढ़ती हुई संपन्नता, 3 बढ़ते हुए सरकारी नियंत्रण, 4 बढ़ती हुई वैज्ञानिक प्रगति, 5 बढ़ती हुई स्वार्थपरता की ओर संसार का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है समय रहते इन 5 विभीषिकाओं को रोका जाए, अन्यथा अगली शताब्दी को असाध्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान प्रगति अगले दिनों
मनुष्य जाति के गले में पड़ा हुआ फांसी का फंदा सिद्ध होगी। बुद्धिमान मनुष्य की मूर्खतापूर्ण प्रगति। बढ़ती हुई आबादी अब बड़े शहरों की ओर भाग रही है। देखने में चूहल चपाटा मनोरंजन के साधन तथा सुविधा सामग्री गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। वहाँ पैसा भी आसानी से और अधिक कमाया जा सकता है। उपभोग की आकर्षक वस्तुएं भी वहाँ अधिक मिल जाती है। ऐसी सुविधाओं का गांवों में अभाव अनुभव किया जाता है। अस्तु शहरों की उनके आसपास के इलाकों की आबादी हर जगह तेजी से बढ़ रही है। छोटे गांव कस्बे बन रहे हैं और कस्बे शहरों में परिवर्तित हो चले हैं। शहरों में खचाखच भरी हुई आबादी के निर्वाह एवं यातायात के लिए स्वभावतः कितने ही छोटे बड़े कारखाने बनते हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना भी उसी क्षेत्र में अधिक होती है। इससे कितनी ही ऐसी व्यवस्थाएं चल पड़ती है जो हवा और पानी जैसी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को विषाक्त करती है। कोलाहल भी कम घातक नहीं है। इन सब का सम्मिश्रित परिणाम मनुष्य जाति के सामने भयंकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता चला जा रहा है। स्थिति यही बनी रही तो दम घुटने से एवं विषाक्त अन्न जल के कारण दुर्बलता तथा रुग्णता जन्य विभीषिकाएं मनुष्य को अकाल मृत्यु के मुख में धकेल देगी। कल कारखाने, रेलवे इंजन, ताप बिजली घर, मोटरें, वायुयान, इनकी संख्या द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। इनमें जलने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयले से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे भयंकर गैसें वायुमंडल को दिन दिन अधिक विषाक्त करती जा रही है। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की धमाचौकड़ी, कारखानों की रेलपेल, घरों में ईंधन का अधिक खर्च, हरियाली की कमी आदि कारणों से हवा में हानिकारक तत्वों का परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। धूली और धुएं में इनका बाहुल्य रहता है। सांस के साथ वे शरीरों में प्रवेश करती है और उन्हें दुर्बल एवं रुग्ण बनाती चली जाती है। अकेले दिल्ली नगर की रिपोर्ट यह है कि वहाँ ट्रक, बस, मोटर आदि के साइलेंसर प्रतिदिन 20,000 पाउंड से भी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में फेंकते हैं। अकेला ताप बिजली घर 95 पाउंड ऐसी गैस नित्य पैदा करता है जो शरीरों के लिए ही नहीं बल्कि इमारतों और लोहे के पुलों के लिए भी हानिकारक है। आगरे का ताजमहल उस नगर की गैसों के कारण गलता चला जा रहा है। उसे देर तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घोल पोतने की बात सोची जा रही है जिससे उस सुंदर संगमरमर का क्षरण रोका जा सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि हवा में एक अनुपात 700वें भाग में होगी तो उसमें सांस लेने वाला मर जाएगा। यदि उसका एक अनुपात लाखवां भाग होगा तो उस क्षेत्र के प्राणी बीमार पड़ जाएंगे। औद्योगिक शहरों के ऊपर छाई धुंध कभी भी देखी जा सकती है। उसमें कार्बन, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा, हाइड्रोकार्बन की योगियों की भरमार रहती है। धूली और धुआं मिलकर एक ऐसी स्मॉग चादर तानते हैं जिसके नीचे रहने वाले न केवल मनुष्यों का वरन पेड़ पौधों का भी दम घुटने लगता है। उनका स्वाभाविक विकास बुरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। पानी के जहाज जिधर जिधर से निकलते हैं उधर ही समुद्र को गंदा करते हैं। कुछ समय पूर्व टोरी कैन्यन नामक जलयान ने गलती से इतना तेल बिखेर दिया कि इंग्लैंड की नौसेना को उसमें भारी तादाद में बारूद गिराकर आग लगानी पड़ी। तेल निथारने के लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल किया गया वह भी कम घातक सिद्ध नहीं हुआ। इस उपद्रव ने उस क्षेत्र का जल ही दूषित नहीं किया वरन जलचरों का भी सफाया कर दिया। फसल की रक्षा के लिए छिड़के गए कीटरसायन कितने कीड़ों को मारते हैं और कितना अनाज बचाते हैं यह अन्वेषण का विषय है। पर यह सही है कि उस छिड़काव क्षेत्र में पक्षी यहाँ के कीड़े मकोड़ों अथवा दानों को खाने के बाद बेमौत मरते हैं। स्पष्ट है कि पक्षियों से बढ़कर फसल का रक्षक और कोई नहीं। छोटे मोटे पक्षी उन कीड़ों का सफाया करने में निरंतर लगे रहते हैं जो पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। पक्षियों के मर जाने से इन कीड़ों को स्वच्छंद वंशवृद्धि का अवसर मिलता है। फलतः विष छिड़काव से जितने कुछ कीड़े बच रहते हैं वे ही कुछ समय में मृतकों की तुलना से कहीं अधिक बढ़कर हमारी बुद्धिमत्ता को धूलि में मिला देते हैं। कीड़ों में रासायनिक दवाओं के प्रभाव को सहने की क्षमता विकसित हो जाती है। एंटीबॉडीज। नदियों के किनारे बसे हुए शहर तो उनके जल का लाभ उठाते हैं पर नदियों को इन शहरों से गंदगी ही प्राप्त होती है जिससे वे अपनी उपयोगिता खोती चली जाती है।
बरौनी का तेल बहकर गंगा में जा पहुंचने और मुंगेर के पास पानी में आग लगने का समाचार अभी बहुत पुराना नहीं हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ने एक सर्वेक्षण में दिल्ली और आगरा के बीच यमुना का पानी बहुत गंदा पाया। बिहार की दहा और सोन नदियों में अब मछलियों का वंश नष्ट होता जा रहा है। गुजरात जिले की महिसागर नदी का पानी कुछ समय पूर्व हरा हो गया था, जिसे देखकर उस क्षेत्र के लोग बुरी तरह घबरा गए थे। गंगा, यमुना, काली, हुगली आदि नदियाँ कभी भीतरी और बाहरी पवित्रता प्रदान करने वाली मानी जाती थी, अब वे गंदगी को ढोने वाली निराशाजनक नहरें मात्र बनती जा रही है। इन दिनों समुद्र तटीय जल में नदियों द्वारा 5000 टन दूषित तत्व प्रतिवर्ष जा पहुंचता है। अन्य कई विषैली रसायनें भी उसके साथ रहती हैं। अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में इस विष को खाकर 40% जलचर बेमौत मर गए। एसिड, सल्फेट, क्लोराइड, फिनॉल, साइनाइड आदि रसायन समुद्री पानी की स्वाभाविक ऑक्सीजन को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जलचरों का जीवन निर्वाह होता है।